सियासत में मच गई है खलबली। क्या है यूपी के उपचुनाव का कच्चा चिट्ठा? किसे तेवर दिखा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? किसके साथ यूपी का बहुजन समाज? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी की सियासत में खलबली शुरू हो गई है। यूपी के 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव जल्द होना है और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सीट से सांसद चुनकर आए चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बार फिर से देश की दलित राजनीति में पूरे दमखल से अपना हिस्सा लेने का संकल्प दोहराया है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बीते 1.5 दशक की मेहनत और सियासी समझ के हवाले से दिग्गजों को चुनौती देते हुए बड़े संकेत दिए हैं और कहा है कि बहुजन हूं, कोई भेड़ नहीं जो किसी के पीछे चलूं। लेकिन इस बयान के पीछे किसको तेवर दिखा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा, हम अपने लाखों लोगों की उम्मीद है। जब मैं पहली बार संसद गया तो एक खाली बेंच पर अकेले बैठा था। मैं नया था, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सोचा था कि विपक्ष में मेरे मित्र मुझे अपने साथ आकर बैठने के लिए कहेंगे। मैंने सोचा था कि वो कहेंगे हम दोनों भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। लेकिन 3 दिनों तक वहां बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि चंद्रशेखर संसद में कहां बैठे थे। मेरा गोल क्लियर था, लेकिन उन 72 घंटों में मुझे नया सबक मिल गया। बहुजन है, कोई भेड़ नहीं जो किसी के हांकने पर पीछे पीछे चलने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा, जब स्पीकर पद का चुनाव आया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें फोन करके कहा कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़िए, लेकिन ये वोटों के विभाजन के लिए दबाव भी नहीं डाला गया। जब ऐसा नहीं हुआ तो मामला वहीं खत्म हो गया। वो नेताजी अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। तब मैंने फैसला लिया कि मैं ना तो दक्षिणपंथी बनूंगा और ना ही वामपंथी। मैं बहुजन हूं और अपने एजेंडा के साथ अकेला खड़ा रहूंगा। इसीलिए मैंने विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं किया। हम भेड़े नहीं हैं जिनका अनुसरण करना होगा। हम अपने लाखों लोगों की आशा हैं। हम भले ही छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, लेकिन हम अपने समाज के नेता हैं। अगर हम दूसरों का अनुसरण करते रहेंगे तो इससे हमारे लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। चंद्रशेखर जब बतौर सांसद शपथ ले रहे थे तब आजाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने अपनी शपथ में जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान का नारा भी लगाया था। सियासत में नाम नहीं लिया जाता, संकेतों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर ने भी साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन से इतर एक स्वतंत्र आवाज देकर अपने दलित समाज की आवाज बनेंगे। मायावती और चंद्रशेखर में से उपचुनाव में बहुजन समाज किसका देगा साथ? क्योंकि इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी हाथरस के भोले बाबा को लेकर टिप्पणी दे दी, जहां अब तक यूपी की सियासत से सबसे पहले आगे आकर बाबा के खिलाफ बोली हैं। उन्होंने कहा कि दलितों और पीड़ितों को गरीबी और अन्य सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे व्यक्तियों के पाखंड से गुमराह ना हो, बल्कि इन तबकों को अपना दुख दूर करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी चाहिए। क्या ये मायावती की चुनावी चाल है? दरअसल हाथरस हादसे के 4 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बाबा साकार हरि पर हमला बोला। मायावती ने साकार हरि के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। बता दें कि मायावती यूपी की पहली राजनेता है जिसने सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि के खिलाफ बयान दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इन 8 में से कई सीटों पर बाबा साकार हरि का दबदबा है और यहाँ पर उनके समर्थक जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं और शायद उसी का फायदा उठाने के लिए मायावती खुलकर बाबा के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। चलिए मायावती की राजनीति का थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं। 1990 से लेकर 2022 तक पश्चिमी यूपी और आलू बेल्ट के इस इलाके में बीएसपी का मजबूत दबदबा था, लेकिन 2022 के बाद इन इलाकों ने बीएसपी पूरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा था। यूपी में वर्तमान में बीएसपी के सिर्फ एक विधायक है, जबकि उनके सांसदों की संख्या 0 पर पहुंच गई है।
मायावती की पार्टी से जो एक विधायक चुनाव जीते हैं वो भी पूर्वांचल इलाके से आते हैं। ऐसे में मायावती के पास इन इलाकों में खोने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है। मायावती बाबा पर निशाना साधकर अपने पुराने लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज से लोगों के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। 2019 के बाद मायावती का वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को सिर्फ 9% मत मिले हैं। आमतौर पर मायावती का वोट 18 से 20% के आसपास रहा है। मायावती का बाबा पर निशाना साधने को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। मायावती ने अपने बयान में बीएसपी को दलितों की पार्टी बताया है और लोगों से अपील की है कि उनके दुख को कोई बाबा नहीं बल्कि सरकार ही खत्म कर सकेगी। मायावती ने दलित मतदाताओं से बीएसपी के साथ आने की अपील की है। सीएसटीएस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मायावती को जाटव समुदाय का 44% और गैर जाटव दलित का 15% वोट मिला है। यूपी में दलितों की आबादी करीब 22% है। इनमें जाटवों की संख्या 13% है। यूपी में लोकसभा की 17 और विधानसभा की 86 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। आने वाले उपचुनावों में मायावती और चंद्रशेखर के बीच होगा मुकाबला। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने दलित की बेटी यानी खुद को प्रधानमंत्री बनने की मांग की थी। नतीजे आए तो सीटें मिली केवल 21 और एक कांग्रेस ने जीती 206 सीटें। तब उस समय अपना सियासी नफा नुकसान सोचते हुए बसपा ने कांग्रेस को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया था। मायावती का सर्वजन हिताय का नारा कुछ खास काम नहीं आया था। आजाद ने लगभग उसी समय के आसपास कुछ सपने बुने थे जो 2014 से 2024 के 10 साल की जी तोड़ मेहनत से पूरे हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा की हालत किसी से छिपी नहीं है। 2019 में भी कोई खास कमाल नहीं हुआ। यूपी में कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों का सुपड़ा साफ होने जैसी नौबत आ गई थी। 2024 में जब कांग्रेस 48 से 99 हो गई और सपा भी 34 सीट पर पहुंच गई, ऐसे में जाहिर तौर पर यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब आजाद ने कहा है कि वो पुराने दलित रहनुमाओं की तरह घिसी पिटी लीग पर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने लोगों को उनका हक दिलवाएंगे। यानी आजाद ने अब आजाद रहने का फैसला कर लिया है। यूपी के उपचुनावों की बात करें तो अभी उपचुनाव की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे हैं। तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में इन चुनाव के लिए अपने दफ्तर में जम गए हैं और उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेने शुरू कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत के मोमेंटम में को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर मीरापुर, फूलपुर, मछवा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। इस खबर में आज बस इतना ही। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप कैपिटल टीवी देखते रहिए। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।